Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and in today's session, we are starting with a very difficult chapter. I mean, difficult जो आप लोगों को लगता है, that is acids, bases, and salts. So, मैं वन शॉट वीडियो नहीं बना रही हूँ. आई एम डिवाइडिंग द होल चैप्टर इनटू पार्ट्स ताकि आप हर एक चीज़ को डिटेल में समझ सकें और अच्छे से उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए. तो every portion is divided into certain parts. Please go along the video. कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल मी, बट मेक श्योर कि आप ये चैप्टर को डिटेल में समझें. जब तक इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, डिटेल में याद नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में गलतियां होती रहेंगी, एंड आई कैन अश्योर यू. तो इसीलिए मेक श्योर, अगर इस चैप्टर का डर खत्म करना है तो सबसे पहले तो वन शॉट वीडियो सबसे पहले मत देखना. सबसे पहले गो फॉर पार्ट्स. हर पार्ट को अच्छे से समझो. जब अच्छे से समझ के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पा रहे हो, उस जितनी भी आपने इक्वेशंस देखी हैं उनको दिमाग में रिटेन कर पा रहे हो, एक्सेप्शनल केसेस समझ पा रहे हो, उसके बाद ही आप रिविजन के लिए बाद में वन शॉट वीडियो देखेंगे. सबसे पहले अगर वन शॉट देखोगे, एक तो इट इज टू मच इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो. उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं समझा सकते अगर हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं. तो इसीलिए क्या होगा, आपने वन शॉट वीडियो तो देख ली, आपको लगा आपको समझ में आया, बट दैट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. उसमें डिटेल में डिस्कशन, कौन सा पार्ट ऐसा क्यों है, कोई एसिड ऐसा बिहेव क्यों करता है, वो समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम ये समझेंगे कि चैप्टर का लेआउट कैसा है. सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पूरा चैप्टर है वो 3 मेन पोर्शंस में डिवाइडेड है. दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. कई बार स्टूडेंट्स का कोई एक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स का सॉल्ट्स का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है. सो आपको अपना वीक पोर्शन आइडेंटिफाई करना है. स्टार्टिंग में सब डिटेल में समझना है. सो लेट्स से हमने पिकअप किया एसिड्स. तो अब एसिड्स में हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिड्स का नाम एसिड क्यों है. किसी भी कंपाउंड को या केमिकल को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक एसिड है. तो आपके पास इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं कि लिथमस पेपर पे क्या कलर चेंज आएगा, फिर कोई पर्टिकुलर, और आप ले लीजिए मिथाइल ऑरेंज पे क्या कलर चेंज आएगा. सो हम वो सब चेक करते हैं. एक तो वो चीज़ हुई. सेकेंड, उसमें से कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है. दैट मीन्स H+ आयन बनता है, OH- आयन बनता है. उसके बाद हम समझते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स. फिजिकल स्टेट एज इन नेचुरली ये पर्टिकुलर केमिकल, लेट्स से पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड, वो कैसे एग्जिस्ट करता है. आपको वो समझ में आया. उसके बाद हम चेक करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज वो हैं कि आपने एक एसिड को किसी चीज से रिएक्ट किया या किसी बेस को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट किया, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या बाय प्रोडक्ट बनेंगे, कोई गैस बनेगी, कोई सॉलिड बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या होगा. ठीक है. और आपका लास्ट पोर्शन है एसिड्स का, जिसमें कि आप उसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं. सो ऑल्दो प्रिपरेशन कम्स इन द फ्रंट, लाइक इन द बिगिनिंग, बट वो भी एक पार्ट है. प्रिपरेशन एज इन कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें कंबाइन करके आपको एसिड मिल जाएगा. ठीक है. तो जब भी आप एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ें, लेट से आप एसिड पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में सिर्फ एसिड के बारे में सोचो. एसिड को आप एज अ पर्सन समझो कि एक एज अ पर्सन है. ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसे तो लिथमस पेपर पे बिहेव करता है, ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसे इसकी प्रिपरेशन होती है, हम ऐसे करके इस पर्टिकुलर नेचर को बना सकते हैं. तो आप एक पर्सन की नेचर को एसिड समझ के याद करें. फिर आप उसी बंदे के एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं इसको सल्फर से रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, अगर ये बंदा फॉस्फोरस से दोस्ती करेगा तो क्या होगा. ठीक है. एक पर्टिकुलर दिमाग में इमेजिनेशन करके सोचेंगे तो आपको याद करना उस पोर्शन को आसान हो जाएगा. बट मेक श्योर कि आपको जो खुद को एग्जाम्पल अच्छा लगे आप वो एग्जाम्पल याद करें. ठीक है. उस हिसाब, क्योंकि अगर मान लो आप सॉल्ट्स की भी बात करते हैं, तो सॉल्ट्स भी एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है, बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है. तो एसिड को समझना और बेस को इंडिविजुअली समझना बहुत ज़रूरी है. जो भी हम एक्सेप्शनल केसेस समझते हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो गो स्टेप बाय स्टेप. इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, या आपने मल्टीपल बार पढ़ के चैप्टर छोड़ दिया है, होपलेस हो गया है कि भैया इस चैप्टर में तो कुछ हो नहीं सकता, सो वेलकम टू माय वीडियो. अब जब हम चैप्टर यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे, अपनी आप बुक खोल के बैठें, अपनी नोट्स का रजिस्टर खोल के बैठें और तसल्ली से, एकदम तसल्ली से समझें.
ठीक है, हर पोर्शन को डिटेल में समझाऊंगी, एग्जाम्पल भी बताऊंगी, तसल्ली से समझना। और अगर डाउट आएगा तो मैम तो बैठी है, उनको मैसेज करना। कैसे मैम को रीच आउट करेंगे? या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @psclassesicse@gmail.com। अगर आपको ईमेल नहीं पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इफ यू डोंट लाइक दैट एज वेल तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पर तसल्ली से जो मुश्किल चैप्टर्स हैं तसल्ली से समझो, टाइम दो, हफ्ता दो, 10 दिन दो, पर फॉर श्योरिटी आई कैन प्रॉमिस यू कि वो चैप्टर आपका वीक एरिया एकदम खत्म हो जाएगा। इट विल बी वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स। बट मेक श्योर कि जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो आपको समझ में आए, वो चीजों को, एडवाइसेस को आप फॉलो करें। ठीक है, और प्रॉब्लम आती है तो रीच आउट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो without wasting any more time, let's get started with today's session. चलो भाई आईसीएससी वालों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो वील स्टार्ट विद एसिड्स। सो सबसे पहले आपको एसिड में ये समझना है कि इसका नाम एसिड क्यों है। सो इट केम फ्रॉम द वर्ड दैट इज अ लैटिन वर्ड विच इज एसिडिस। ठीक है, इसका मतलब होता है सावर। सो इट इज सावर टू टेस्ट। तो हमें पता है कि एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, बट नॉट ऑल एसिड्स कैन बी टेस्टेड। ठीक है, सारे एसिड्स चख के नहीं देखे गए हैं बिकॉज दे आर हार्मफुल। काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते। प्लीज अगर आप अपनी लैब में जाएं तो एसिड टेस्ट ना करें। ठीक है, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सावर। In fact, the sour taste of some food is due to the acids that they contain. A lot of fruits like orange है, grapes है, then you have imli, all of these contain different type of acids और उनका जो खट्टा टेस्ट आता है फ्रूट का is because of the presence of acids. ठीक है, अब एसिड्स हम कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं? जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप जब पानी में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयन बाहर निकले, उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स which when dissolved in water produces H+ ions or H3O+ ions as the only positively charged ions. एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सारे एसिड्स के नाम साथ में लिखे हैं क्योंकि इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है या एसिड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो कंफ्यूज ना होना। जो भी मैंने नाम लिखे हैं, फॉर्मूला लिखा है, उसके नीचे ही नाम भी लिखा है। ठीक है, सो HCl का क्या बनेगा? HCl का बनेगा H+ प्लस Cl-। ठीक है, फिर H2SO4 का क्या बनेगा? आपको 2 H के मिलेंगे, सो 2H+ प्लस SO4 2-। देन HNO3 वुड बी H+ प्लस NO3-। ठीक है, देन CH3COO, दिस इज इंटरेस्टिंग, सो CH3COO प्लस H+ आयन। नाउ अब जब हमारा CH3OOH है, मतलब एसिटिक एसिड है, उसमें हमारा सिर्फ इतना पोर्शन क्यों निकला? ये वाले H's क्यों नहीं निकले? क्योंकि जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं एसिड्स के जो रिप्लेसेबल मतलब डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, बस वही बाहर निकलते हैं। द हाइड्रोजन्स विच आर स्ट्रॉन्ग होल्ड विच आर कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द कंपाउंड, वो बाहर नहीं निकलते। ठीक है, सो वही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, जो कि कोई और एलिमेंट आके उसकी जगह ले सकता है उस कंपाउंड में, वही हाइड्रोजन्स बाहर निकलेंगे, सारे नहीं निकलेंगे। आई बात समझ? अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम यहाँ तो हम H+ लिख रहे हैं पर यहाँ पे हमने H3O+ भी लिखा है, उसका मतलब क्या है? सो H3O+ इज अ हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है? सो जो आपका ये H+ रिलीज होता है ये बहुत ही रिएक्टिव है। ये जब आपने पानी में डिसॉल्व किया एसिड को तो ये जो H+ रिलीज हुआ 1 सेकेंड के लिए ही H+ रहता है। इतना बेचैन रहता है ये कि इंडिविजुअली एज H+ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट्स वेरी रिएक्टिव। तो अपनी इस बेचैनी में वो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास H+ आया, उसने एक वाटर मॉलिक्यूल दिखा उसे, उसने उससे कंबाइन करके क्या बनाया? H3O+। ये हुआ हाइड्रोनियम आयन। अब यहां से ऑनवर्ड्स, जैसे अब आप 10th ग्रेड में है,
अभी तो आपको ये समझाया जा रहा है कि H प्लस पहले निकलेगा, बाद में हाइड्रोनियम निकलेगा, पर जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे दिमाग में कि आपको पता है कि हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है, इक्वेशंस में भी हाइड्रोनियम आयन दिख जाएगा आपको। ठीक है, सो गेट यूज टू द फैक्ट कि जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन निकलता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर आपने डायरेक्टली HCl लिखा है, ठीक है, HCl है, और आपने इसमें यहाँ वाटर ऐड कर दिया प्लस H2O, तो आप बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन ही लिखेंगे, तो आप H प्लस नहीं लिख सकते। अगर आपको एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना है और आपको H प्लस लिखना है, तो आप जो वाटर है उसको एरो के ऊपर लिखेंगे, तो आप इक्वेशन में H प्लस बाय प्रोडक्ट में लिखेंगे। पर अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल को एसिड के साथ लिखा है, तो H3O पॉजिटिव साइड में एज अ बाय प्रोडक्ट ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो H प्लस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली H प्लस आयंस, ओनली दोज H प्लस आयंस विल कम आउट विच आर डिस्प्लेसेबल, नॉट ऑल, सारे नहीं बाहर आएंगे, सिर्फ डिस्प्लेसेबल वाले बाहर आएंगे। जैसे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन निकला। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है कि जब आपके पास हाइड्रो H प्लस आयन निकला है, ये बहुत ही बेचैन, बहुत ही अनस्टेबल है, पानी में ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब आपने एसिड को डिसॉल्व किया, ये फटाफट एक वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और उसके बाद कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, H plus ions are unstable, hence they end up combining with water to give H3O positive, that is hydronium ion. Example जो मैंने आपको अभी बताया, अगर HCl के साथ वाटर मॉलिक्यूल साथ में लिखा है, तो आप बाय प्रोडक्ट में H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। अब नेचुरली अकरिंग एसिड्स आपको ये सारे ही याद करने हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वन वर्ड आंसर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कोई भी एसिड का नाम लेके पूछ लेंगे और वो पूछ लेंगे कि किसके अंदर कंटेन करता है, या फिर वो विनेगर देके आपको पूछ लेंगे विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे सवाल है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद करना है। एक बार आप रैंडमली देख लीजिए कौन सा है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड है, ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, टोमेटोज के अंदर ऑक्सालिक एसिड है। जो हमारे फैट्स हैं वो है स्टेरिक एसिड। फिर आपके एप्पल्स, ग्रेप्स और ये टमाटो टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। तो ये आपको याद रहने चाहिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की जो हमारी पूरी कैटेगरी है वो डिवाइडेड है। जब हम एसिड्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग टाइप के एसिड को पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एसिड एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? तो जो एसिड जिस तरीके से बिहेव करता है उसको हम उस तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? कोई एसिड बहुत वीक है, दैट मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? सो लेट्स स्टार्ट विथ डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। एसिड की स्ट्रेंथ कैसी है उसके ऊपर हमारे पास दो टाइप के एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? जो कि बहुत सारे H प्लस आयंस दे देगा। जितने ज्यादा H प्लस आयंस होते हैं वाटर के सोल्यूशन में, जब आपने एसिड को पानी में मिक्स किया, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फटाफट रिएक्ट करेगा। वीक एसिड वो है जो कम H प्लस आयन दे पाता है, उसके जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है ना वो कम है, तो वो कम H प्लस आयन दे पाएगा, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वीक एसिड है, वो रिएक्शन भी थोड़ा स्लो करेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके अंदर सिर्फ आयंस होते हैं। आयंस मतलब फटाफट डिस्प्लेस होके सारे हाइड्रोजन बाहर आ गए और हर एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सिर्फ आयंस बचते हैं, सिर्फ आयंस फॉर्म होते हैं। तो ये आयंस बहुत रिएक्टिव होते हैं। आप मान लीजिए उसमें मेटल ऐड कर दीजिए, फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो वीक एसिड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एसिड के, सारे ब्रेक डाउन नहीं होते, कुछ कुछ होते रहते हैं, स्लोली स्लोली होते हैं, जरूरी भी नहीं है कि सारे हों, इसीलिए वो वीक है। ठीक है, अब फटाफट डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये जो डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं ना, ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं, इसलिए तरीके से लिखे हैं, वरना बुक से पढ़ा सकती थी। ठीक है, तो आराम से तरीके से जरा नोट्स में लिख लीजिएगा, बार बार ना समझाना पड़े।
ठीक है, तरीके से नोट्स बना लीजिए और ये इसी तरीके से याद करिए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? एसिड्स विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस आ गए। एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4, HNO3। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दे फॉर्म ओनली आयंस, आयंस ही आयंस है पूरे सोल्यूशन में। वीक एसिड्स, acids which when dissolved in water produces a less number of H plus ions are called weak acids। कम H plus ions है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दे फॉर्म आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेम अ एसिड विच ओनली फॉर्म्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पता होना चाहिए। HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नेम एन एसिड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स यू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, तो आपको उसका भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, एक ICSE बोर्ड है, सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, पर हर तरीके से आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, अब ये एसिड कहां से ओरिजिन है, कहां से आ रहा है, बैकग्राउंड क्या है इसका, उसके ऊपर डिफरेंस। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो हो गए जो भाई प्लांट से आ रहे हैं, एकदम ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो हो गए ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड वो हो गए जो कि यूजुअली मिनरल ओर्स से निकलते हैं। ठीक है, वो हो गए आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी एक बार पढ़ लेते हैं। Acids which are generally obtained from plants are called organic acid। Simple। दूसरा डिफरेंस, they contain कार्बन एटम along with हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम तो होगा ही होगा क्योंकि एसिड है, तभी तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसमें से। और दूसरा, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन भी होता है। ठीक है, अब आपका तीसरा पॉइंट पे आ जाइए। दे आर वीक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स कौन से थे जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी? आपस में इंटर रिलेटेड है सब चीजें, तो इसीलिए कहा था मैंने तसल्ली से समझ के पढ़ो। जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन्हें वीक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड, एक्सप्लेन। या फिर मैंने पूछा व्हाई आर ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स, तो आपको ऑर्गेनिक एसिड भी पता होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, आपको वीक एसिड भी पता होना चाहिए, और दोनों के एग्जाम्पल को इंटर रिलेट करके एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। ऑक्सैलिक एसिड है, उसे एक्सप्लेन करो। तो भाई ऑर्गेनिक एसिड, हमारा ऑक्सैलिक एसिड कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक का एसिड का मतलब क्या है कि ऑक्सैलिक एसिड प्लांट्स से ऑब्टेन हुआ है और उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। फिर उसके आगे आप क्या लिखेंगे कि हमारा ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड भी होता है और उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ी है, मैंने आपके 4 पॉइंट्स बना दिए ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना आना चाहिए, इंटर रिलेट करके इंफॉर्मेशन लिखनी आनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक एसिड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शनल केस भी आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। नाउ एसिड्स व्हिच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ओर, ठीक है, हमारी धरती के मिनरल ओर में से निकलते हैं, उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन कार्बन, कार्बन कंटेन नहीं होता, क्योंकि अगर कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा, राइट, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, मेरी बच्चा पार्टी, कार्बोनिक एसिड को एज एन एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन, बट इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो जनरली आपके इनऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। तो अगर आपसे कोई भी सवाल किया गया कि भाई कार्बोनिक एसिड है, इसके बारे में क्या बता सकते हो, तो सबसे पहली बात, ऑल्दो वो उसके अंदर कार्बन है, फिर भी इट्स एन एक्सेप्शनल केस, सो इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। और जनरली इनऑर्गेनिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड जो कि वीक है। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी एसिड जिसके अंदर कार्बन कंटेन करता है वो वीक एसिड ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि अगर कार्बन कंटेन करता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड है और वो वीक है, और अगर एक्सेप्शनल केस में कार्बन आपका इनऑर्गेनिक एसिड में भी एग्जिस्ट करता है, वो भी तो वीक ही हुआ।
तो कोई भी एसिड, एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, कोई भी एसिड का जिसमें आपको कार्बन दिख रहा है और उन्होंने पूछा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आग बंद करके वीक बोल देना। अगर एक एसिड में कार्बन कंटेन करता है तो वो वीक होता है। ठीक है, आई बात समझ। एग्जाम्पल हो गए इसमें आपके HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड तो है ही है। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उनका मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन के ऊपर, मतलब मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड्स, कौन से एलिमेंट्स को लेके बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये डिफरेंस। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा क्योंकि एसिड है, हाइड्रोजन तो दोनों में ही होगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी है और एक और कोई एलिमेंट हो। हाइड्रा एसिड्स which contain hydrogen and a non-metallic element but no oxygen, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट होना चाहिए। नॉन मेटालिक कौन सा हो गया, नॉन मेटल्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे। तो नॉन मेटालिक की साइड से जो भी एलिमेंट है उसे उठा के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दो तो हाइड्रा एसिड बन जाता है। ऑक्सी एसिड कौन सा हुआ, एक तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई भी अदर एलिमेंट, एक एक्स कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है, वो हो गए ऑक्सी एसिड्स। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऑक्सैलिक एसिड तो COOH, सल्फ्यूरिक एसिड तो आप देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और तीसरा ये आपका सल्फर हो गया। एसिटिक एसिड में कार्बन हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, एक्स्ट्रा कार्बन हो गया। ठीक है, अब जब हमने हाइड्रा एसिड की बात करी तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल कंबाइंड हो तो HCl, HBr। ठीक है, आगे बात समझ, आगे बढ़े। नंबर फोर्थ, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, जब आप उसे पानी में मिक्स करो तो कितनी स्ट्रेंथ वो शो करता है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब कि कोई भी एक एसिड है उसके अंदर कितना पानी मिक्स्ड है और कितना वो अपनी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन में है, उससे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का पता चलता है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन वो हुआ कि आपने मान लीजिए आपके पास 1 ml एसिड था, आपने उसके अंदर बिल्कुल एक बूंद पानी डाला तो फिर भी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है। मान लीजिए 1 ml तो एसिड था और आपने 2 ml उसमें पानी डाल दिया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट का पता चलता है कि उसके अंदर पानी कितना है और ओरिजिनल कॉम्पोजिशन कितनी है हमारे एसिड की। एसिड्स विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या नो वाटर एट ऑल इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड वो हो गया जिसके अंदर पानी की कंटेंट ज्यादा है और कई बार अपने ही मास, जितनी क्वांटिटी आपके एसिड की उससे भी ज्यादा है, उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। An acid which contains far more amount of water than its own mass is known as dilute acid। मतलब 1 ml तो एसिड था, 2 ml 3 ml पानी ऐड कर दिया तो वो डाइल्यूट एसिड हो गया। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिसिटी पे। बेसिस जब पढ़ेंगे, बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे एसिडिटी पे। ठीक है, बेसिसिटी होती क्या है, बेसिसिटी है कि जब आपने एसिड को पानी में ऐड किया, कितने मॉलिक्यूल्स, आई मीन कितने मॉलिक्यूल्स उसके डिसॉल्व होके हाइड्रोजन दे पाए, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी नंबरों का खेल है, एक हाइड्रोजन बाहर आया, 2 हाइड्रोजन बाहर आया, 3 हाइड्रोजन बाहर आया, सिंपल। तो हमें क्या समझ में आया, एसिड्स जब हम पढ़ रहे हैं, एसिड्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी। ठीक है, और बेसिसिटी क्या होता है कि जब आपने किसी भी एसिड को पानी में ऐड किया, कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, नंबर, वो होगा बेसिसिटी। ठीक है, सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। Basicity of an acid is defined as the number of hydrogen ions produced when one molecule of an acid is dissolved in water। ठीक है, नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में बेसिसिटी पूछते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिसिटी एसिड्स के बारे में है और जब हम एसिडिटी पढ़ेंगे वो बेसिस के बारे में होगी। ठीक है, सो अब मान लो, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। मान लो HCl है, उसमें आपने पानी ऐड किया या उसको डिसोसिएट किया तो बना H प्लस प्लस Cl माइनस। कितने हाइड्रोजन निकले, एक हाइड्रोजन निकला, तो ये होगी इसकी बेसिसिटी पूछो तो क्या हुई, 1। ठीक है, अब मान लीजिए H2SO4 है, इसको डिसोसिएट किया
तो 2 हाइड्रोजन निकले, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन निकले तो बेसिसिटी कितनी हुई, 2। आ रही है बात समझ? यही है बेसिसिटी का खेल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आपको देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, पानी ऐड करूंगा तो कितने निकलेंगे, कितने हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे। पर हमेशा एग्जाम में एक बार आयनाइज करके देख लेना, अगर थोड़ा सा भी नया एसिड है या थोड़ा सा भी एक ऐसा एसिड है जो आपको पूरा पक्का याद नहीं है, HCl H2SO4 तो याद रह जाते हैं, हल्का सा भी बड़ा कंपाउंड है ना जो आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, एक बार करके देख लेना, एग्जाम में आयनाइज करके देखना, लिखना साथ में, ऐसे अंदाजा मत लगाना। अब ये हमारे पास टोटल वैसे 4 तरीके के हैं बेसिसिटी, पर अभी 3 पढ़ते हैं। मोनोबेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 1, डायाबेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 2, ट्रायाबेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 3। One hydrogen ion is produced when one molecule of an acid is dissolved in water. जब आपने एक मॉलिक्यूल HCl का पानी में मिक्स किया तो एक हाइड्रोजन बाहर निकला। सो HCl में आपने पानी ऐड किया, डिसोसिएट किया आपने, तो एक H प्लस निकला, प्लस Cl माइनस। समझ में आया? जब आपके 2 हाइड्रोजन निकले, कब? जब एक मॉलिक्यूल मिक्स किया पानी में, तो डायाबेसिक। ट्रायाबेसिक तब जब 3 हाइड्रोजन निकले, जब एक मॉलिक्यूल पानी में मिक्स किया। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ट्रायाबेसिक एसिड। मोनोबेसिक डायाबेसिक के तो स्टूडेंट्स बहुत एग्जाम्पल दे देते हैं। ट्रायाबेसिक H3PO4, ठीक है। अब ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे इस एक्सेप्शनल केस पे मूव करते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा बेसिसिटी के बारे में, एंड वी स्टडीड अबाउट मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स। अब इसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो वी हैव अ वेरी गुड एक्सेप्शनल केस। तो ट्राइबेसिक में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ट्राइबेसिक एसिड्स में कि H3PO4 दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये ट्राइबेसिक है। बट H3PO3 हमारा डायाबेसिक एसिड है, H3PO3, ठीक है, जो कि है फॉस्फोनिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड इसका नाम है। ये है क्या, कौन सा? ये है डायाबेसिक एसिड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि दिस ऑक्सीजन, अगर आपने देखा हो कि आपके पास एक ऑक्सीजन कम हो गया, सो दिस ऑक्सीजन हैज अ स्ट्रॉन्गर होल्ड ऑन द यू कैन से ऑन फॉस्फोरस। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इट बिकम्स इन सच अ वे कि वन ऑफ द हाइड्रोजन्स इज नॉट रिप्लेसेबल एनीमोर, ठीक है। So if you read it further, so it's like H3PO3 is a diabasic acid because oxy acids of phosphorus, hydrogen atoms which are attached to oxygen atoms are replaceable. Hydrogen atoms directly bonded to phosphorus atoms are not replaceable. ठीक है। सो जो भी आपके हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वो तो आपकी रिप्लेसेबल है, पर जो फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है वो अब रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है। वाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इट। जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस वजह से जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है आपके फॉस्फोरस के साथ, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। अब इन एसिड्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी प्रिपरेशन आपकी लैब प्रिपरेशन है, प्लीज प्लीज घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी आप आलतू फालतू चीज मार्केट से लाके अगर ट्राई भी करते हैं, एंड दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट विद अस, कि कुछ वन ऑफ द स्टूडेंट्स saw some video on YouTube and wanted to try something out at home, and they bought some random stuff from the market and did something and they burned their hand. So please make sure that be very specific about this. बच्चों जैसी हरकतें ना करें। ऑल्दो आप बच्चे हैं, बट प्लीज थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाएं। सिर्फ इसे समझे कि दीज आर लैब प्रिपरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब एसिड्स को किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहला है सिंथेसिस। सिंथेसिस कुछ नहीं है, सिंथेसिस बिल्कुल सिंपल है। जो 2 कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, 2 या 3 कंपाउंड जो आप देख रहे हैं कि एसिड के अंदर प्रेजेंट है, उन्हीं कंपाउंड को कंबाइन कर दो, वो बन जाएगा आपका कंपाउंड, मतलब वो आपका एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl है, हाइड्रोजन को क्लोरीन को कंबाइन कर दो, HCl बन जाएगा। HBr है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को कंबाइन कर दो, HBr बन जाएगा। H2S है, हाइड्रोजन और सल्फर को कंबाइन कर दो, H2S बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बेसिक है, इसे कहते हैं सिंथेसिस। ये सबसे सिंपल है। अगर आपसे एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा सवाल किया कि नेम वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स विद एग्जांपल, सिंथेसिस लिख दो भाई। सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, ज्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बाइनरी एसिड्स, एसिड्स कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके बने हैं,
वो एसिड्स को आप डायरेक्टली इस मेथड से बना सकते हैं। तो दैट विल बी HCl, HBr, H2S, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना है। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। By the action of water on non-metallic or acidic oxides or acid anhydrides, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं, पानी को किससे कंबाइन कर रहे हैं। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो ये मेथड समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बस रट्टा ही मारोगे फिर। सबसे पहले लॉजिकली आप ये समझिए कि नॉन मेटालिक आपके ऑक्साइड हैं कौन से। सो जो भी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नॉन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटालिक ऑक्साइड का पहले एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड का क्या एग्जांपल होगा, सोडियम है, ठीक है। सोडियम कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, Na2O, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए कैल्शियम, कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ बना CaO। अब इनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, इनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, सो व्हाट दे गिव यू NaOH, दे गिव यू CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बना। अब इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक एनहाइड्राइड। बेसिक एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, हम मेटालिक ऑक्साइड्स को, जो भी आपके मेटालिक ऑक्साइड है उसको पानी में मिक्स करोगे तो आपको एक बेस मिल जाएगा। दीज बोथ आर बेसिस, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड को पानी में कंबाइन करोगे तो बेसिस मिलते हैं, इस वजह से मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत लॉजिक तरीके से मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर कभी कभी इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अगर आपने देखा कि आपके पास कोई नॉन मेटल दे रखा है, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड दे रखा है और वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो लॉजिकली सोचो कि आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट एसिड बनेगा, बेस बनेगा। लॉजिकली ऐसे आइडेंटिफाई करके करोगे तो इक्वेशन एग्जाम में ट्राई करना, अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं होता सारी की सारी इक्वेशन रट्टा मारो, बहुत सारी इक्वेशन सिर्फ लॉजिक से समझ में आ जाती है, ठीक है। और अगर लॉजिक काम नहीं करता, टिपिकल इक्वेशन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ इन्हें याद करना ही पड़ेगा, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जब एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो देता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉरी नॉट सोडियम, जो हमने यहाँ पे ले रखे हैं, आप ये ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, SO2 ले लीजिए। या हो गए आपके नॉन मेटल्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन गिविंग यू नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब आप इनको वाटर में कंबाइन करते हैं तो आपका एसिड बनता है, ठीक है। क्योंकि ये एसिड बनता है पानी से कंबाइन करने में, इसलिए इसको एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। ये बात लॉजिकली समझना इसलिए भी जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम में 4-5 कंपाउंड दे दिए और बोला कि डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, बेसिक एनहाइड्राइड और एसिडिक एनहाइड्राइड, तो पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है रट्टा मार के ही हो, लॉजिकली पता होना चाहिए कि एसिडिक एनहाइड्राइड कौन से होंगे, ठीक है। सो कभी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, उसको हमने पानी में मिक्स किया, वो हमको एक एसिड देता है, इस वजह से उसको एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी सेकंड प्रिपरेशन मेथड। आप लेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसको वाटर से कंबाइन करेंगे, आपको मिलेगा एसिड, ठीक है। SO2 प्लस H2O सल्फ्यूरस एसिड, SO3 प्लस H2O सल्फ्यूरिक एसिड। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। P2O5 प्लस H2O गिव्स यू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। आगे बात समझ। वैसे ही आपका यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का आ गया। अब हमारा नोट क्या है, नोट है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपने देखा हो कि हमने SO2 लिया, SO3 लिया, फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट N2O5 लिया, हमने NO2 क्यों नहीं लिया, ठीक है। सो NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्राइड। मतलब कि जब NO2 पानी में कंबाइन करता है तो आपको 2 तरीके के एसिड मिलते हैं, एक एसिड नहीं मिलता, आपको 2 एसिड मिलते हैं। इस वजह से NO2 को मिक्स्ड या डबल एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेम एन ऑक्साइड, अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया नॉन मेटालिक है, नेम एन ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ डबल एसिड एनहाइड्राइड, या फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल एसिड एनहाइड्राइड। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ वो नॉन मेटल वाली कैटेगरी में था, तो नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। और उसके बाद आपको ऑफकोर्स
वो एलिमेंट का नाम, कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, दैट इज NO2। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्म्स में NO2 पूछा जा सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर NO2, तो आपको ये पूरा ही पता होना चाहिए कि इट गिव्स यू टू एसिड्स व्हेन कंबाइंड विद वाटर। ठीक है, अब थर्ड मेथड पे फिर ये आपकी इक्वेशन है NO2 प्लस वाटर गिव्स यू HNO2 प्लस HNO3। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का है कौन सा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आपके पास नॉन मेटल्स हैं, आप उन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज हम किसके साथ करते हैं, हम HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आप उसको एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करोगे तो वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देता है। ठीक है, सो सल्फर प्लस HNO3 गिव्स यू H2SO4 प्लस वाटर प्लस 6NO2। ठीक है, फिर फॉस्फोरस विद नाइट्रिक एसिड H3PO4 प्लस वाटर प्लस NO2। सो आउटपुट में तो NO2 ही निकल रही है। ठीक है, वाटर और NO2 आपके आउटपुट पे है और आपके ये दोनों है एसिड्स। स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, इसमें आप ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते, ये आपको रिमेंबर करनी है। ठीक है, मेमोराइज देम, लेट मी राइट मेमोराइज देम। इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, मेमोराइज करेंगे और आप इसकी जो बैलेंसिंग है वो भी मेमोराइज करेंगे। एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं मारना है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट याद करनी है। अब जो आपकी NO2 गैस होती है दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। मैंने आपको स्टार्टिंग से, जब से सीरीज स्टार्ट करी है, मैंने आपको बोला है जब भी किसी गैस का कलर, किसी PPT का कलर, कुछ भी रैंडम XYZ हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी कंपाउंड के बारे में, ठीक है, तो आप उस एक अलग से पेज बना के रखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री में चिपका दो वो पेज और उसमें लिखते रहिए NO2 उसका कलर है रेडिश ब्राउन। क्योंकि जब आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होगा स्कूल में, तो उस टाइम पे आपको ये सारे रिवीजन होना जरूरी है। तो दोनों तरीके के काम हो जाएंगे, एग्जाम के लिए रिवीजन हो जाएगा और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारे एक अलग पेज पे लिखते रहिए, एक पेज ऐड कर लो, जैसे जैसे कुछ आए वहां लिख दो। नाउ द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, कोई भी नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। सो आपके पास दो टाइप के एसिड है, एक लेस वोलेटाइल एसिड, एक मोर वोलेटाइल एसिड। मोर वोलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा, यू कैन से यू कैन नॉट लीव देम इन ओपन एयर। ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक दैट। और वो इवेपोरेशन भी जल्दी शो करेंगे, मतलब उनकी नेचर गड़बड़ हो जाती है इफ यू लीव देम ओपन। ठीक है, सो अगर आपके पास सॉल्ट है, उसके साथ एक लेस वोलेटाइल एसिड है, तो तो वो जो आपको आउटपुट में देगा वो आपको एक तो सॉल्ट देगा और एक मोर वोलेटाइल एसिड देगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेस वोलेटाइल एसिड सॉल्ट के थ्रू रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, उसके कंपाउंड्स में चेंजेस शो करेगा और आपको एक अलग टाइप का सॉल्ट और एक अलग टाइप का एसिड बनाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशंस है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये वाली इक्वेशंस आपकी नॉर्मल, मतलब जैसे आप टेम्परेचर देते हैं, आप हीट देते हैं, तो एज यू आर अप्रोचिंग 200 डिग्री सेल्सियस वो उससे पहले भी हो जाती है, पर वो 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी हो जाती है। पर दोनों में डिफरेंस क्या आता है, दोनों में डिफरेंस आता है आउटपुट प्रोडक्ट्स का, कि जो आपका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसके अंदर डिफरेंस आता है। और ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपके जो बाकी चैप्टर्स आएंगे, HCl आएगा, उसकी प्रिपरेशन आएगी, उन सब में ये वाली इक्वेशंस आती हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, आप लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें आएंगी। अभी के लिए हमें क्या समझना है, अभी के लिए हमें समझना है कि अगर NaCl H2SO4 से कंबाइन करता है और टेम्परेचर 200 से नीचे है तो NaHSO4 आता है प्लस HCl। ठीक है, और अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो जो ये वाला H है ये डर के मारे उड़ जाता है और आपके पास आता है Na2SO4। ठीक है, गर्मी की वजह से भाग जाता है, तो आपके पास क्या आया, Na2SO4। सेम थिंग हियर, NaNO3 प्लस H2SO4, अगर 200 से नीचे है टेम्परेचर तो हाइड्रोजन है इसके बीच में, NaSO4 प्लस HNO3, और अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर कर दिया तो ये वाला हाइड्रोजन भाग गया, तो क्या बना, Na2SO4 प्लस HNO3। आगे बात समझ। अब फटाफट ये प्रिपरेशन एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और देन वील क्विकली टेक अ रिकैप कि आज के सेशन हमने क्या पढ़ा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हमें पता है टेस्ट तो भाई खट्टा होता है, सार टेस्ट होता है। फिजिकल स्टेट,
बहुत सारे एसिड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, देन आपके पास लिक्विड स्टेट के होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉन वोलेटाइल एसिड का, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड नेम अ नॉन वोलेटाइल एसिड, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर एसिड्स, बोरिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, क्योंकि जो लिक्विड एसिड है ये तो मेजोरिटी बच्चों को याद ही रहते हैं। दो चार एग्जाम्पल सॉलिड एसिड्स के भी याद कर लो, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन स्किन, दे आर करोसिव ऑन स्किन, मतलब स्किन को जला देते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो भाई बहुत ज्यादा जला देंगे, ठीक है। अब बट आप जब लैब में काम करते हो, आप बहुत डाइल्यूट एसिड के साथ काम करते हो। कई बार आपकी टीचर्स जितने सारे बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स करा रही हैं, जब वो कई बार लैब से वापस आती है, कई बार उनकी फिंगर टिप्स पे ब्लैक निशान होते हैं। दैट इज बिकॉज कई बार थोड़ा बहुत अगर एसिड लग गया तो वो ब्लैकिश कलर छोड़ देता है, ठीक है। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड लाइक H2SO4 है तो वो हल्का सा ब्लैकिश निशान छोड़ेगा, डाइल्यूट वाला। जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला है वो तो काफी ज्यादा निशान छोड़ते हैं, ठीक है। फिर HNO3 है तो वो येलोइश कलर छोड़ेगा। आपके पास HCl है तो वो एम्बर कलर छोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्किन के कलर चेंजेस हैं, ये आपको याद करने हैं। नाउ एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ये इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि आप उसके ऊपर अगर केमिकल डालो तो वो आपको उसकी नेचर बताएंगे। नेचर क्या बताएंगे? या तो एसिडिक है, या तो बेसिक है, या तो न्यूट्रल है, ठीक है। बट जो एक्शन ऑन इंडिकेटर्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ डायरेक्ट कलर चेंज की बात कर रहे हैं। वो आपको ये बता देगा कि एसिडिक है या बेसिक है, पर वो ये नहीं बताएगा कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। उसके लिए हम पीएच पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बस इतना समझेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है, बस इतना बता दो, ठीक है। तो आपका पास ब्लू लिथमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज है वो पिंक कलर हो जाएगा, फिनोल्फथलीन है तो वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स ये हैं आपके केमिकल इंडिकेटर्स। अब आ रहे हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स पे। रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड ही रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। टर्मरिक में यू डोंट सी एनी इफेक्ट, ठीक है। नाउ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ ओल्फैक्टरी कौन से हुए? जिसका आइडेंटिफिकेशन स्मेल से होगा, ठीक है। यूल स्मेल देम एंड यूल आइडेंटिफाई देम। जो आपके बाकी इंडिकेटर्स हमने की देखे वो आपके विजुअल इंडिकेटर्स थे कि आप देख के कलर बता पा रहे हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं चेंज इन स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। जब आपने उसी केमिकल को आपने एक लेट्स से वनीला एक्सट्रैक्ट में डाला तो एक डिफरेंट टाइप की स्मेल है, जब वो बेसिक आपने कंपाउंड डाला तो एक डिफरेंट टाइप की स्मेल है। सेम थिंग गोज विद अनियन एक्सट्रैक्ट एंड देन क्लोव ऑयल। ये तीन आपके गुड एग्जांपल्स फॉर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। बहुत सारे जो आपके हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड्स मतलब नॉट कंपाउंड्स, जो हमने स्टार्टिंग में एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो जितने ज्यादा आयन्स होते हैं ना उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, ठीक है। बट सारे ही एसिड्स आपके इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही हैं, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। क्यों? क्योंकि आयन तो बनेगा ही ना। अगर H+ आयन ही नहीं आएगा तो एसिड किस बात का? वो तो एसिड ही नहीं है, तो आयन तो बनाएगा। अब आयन बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। जिसमें ज्यादा आयन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, जिसमें कम आयन उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। बट अगर आपसे ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए तो यस, एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फटाफट वापस आके एक रीकैप लेते हैं उस कंटेंट का जो हमने आज पढ़ा है। जिस स्टूडेंट को रिकैप ना लेना हो, आप वीडियो यहां बंद करके आप अपना काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रिलीजियसली इस चैप्टर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहते हैं, प्लीज आप रुको, आप एक रिकैप लो ताकि होमवर्क में आप अच्छे से इस कंटेंट को याद कर सको, ठीक है। लेट्स कम बैक ऑन दिस। तो आज हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे एसिड्स हैं उनका है सावर टेस्ट। उनका नाम आया है एसिडस, विच इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। एसिड्स होते कौन से कंपाउंड्स हैं? जो कि पानी में डिसॉल्व होने पे H+ आयन रिलीज करता है, वो एसिड होता है। ये H+ आयन बहुत रिएक्टिव है, पानी से कंबाइन करता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन आपको देता है, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कि नेचुरली फ्रूट्स में या हमारे खाने पीने में होते हैं अवेलेबल, विच इज फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। जो एसिड्स पानी में डिसॉल्व होने पे बहुत सारे आयन्स डिसोसिएट करते हैं
उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और सारे के सारे ही आयन फॉर्म हो जाते हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट कर देते हैं। जब वीक एसिड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपने 10 मॉलिक्यूल पानी में डाले, उसमें से 8 ही डिसोसिएट हुए, 2-3 नहीं हुए, तो उसको वीक एसिड कहते हैं। तो जो वीक एसिड का सोल्यूशन होगा उसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड। जो भी एसिड्स प्लांट्स के थ्रू आते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड है। इन एसिड्स में हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंटेन किया जाता है, कार्बन होता है, और ये नेचुरली वीक एसिड होते हैं। ये 100% डिसोसिएशन शो नहीं करते। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स हैं जो मिनरल्स के थ्रू आ रहे हैं, मिनरल ओर्स के थ्रू आ रहे हैं। इसके अंदर आपका दे डू नॉट कंटेन कार्बन, बट आपके पास एक्सेप्शनल केस है कार्बोनिक एसिड का, जिसमें कार्बन कंटेन होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जनरली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। तो जिस भी एसिड में कार्बन कंटेन होगा वो आपका वीक एसिड होता है। ठीक है। नाउ ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स, ये है हमारी डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन की एसिड किसे कंबाइन करके बना है। जब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स की, तो जो भी आपका एसिड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बना है, थर्ड एलिमेंट कोई भी हो सकता है, उसे कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड वो है जो एक नॉन मेटालिक से हाइड्रोजन कंबाइन करके बनाता है, पर ऑक्सीजन इसमें नहीं हो सकता पार्ट। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पार्ट होगा तो ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे आपके, नॉन मेटल होगा और हाइड्रोजन होगा। नॉन मेटल कोई भी हो सकता है पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन, जब हम कोई भी एसिड को देखें उसमें कितना पानी मिक्स है वो हमें बताता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कम पानी मिक्स है और बिल्कुल 0 पानी मिक्स है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर अपने खुद के मास से ज्यादा पानी मिक्स है तो डाइल्यूटेड एसिड। डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी हमें ये बताती है कि जब आपने एक मॉलिक्यूल एसिड का पानी में मिक्स किया तो कितने H+ आयन निकले, वो बेसिसिटी है। बेसिसिटी हमने 3 मेन टाइप की पढ़ी है, मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक मतलब एक मॉलिक्यूल पानी में मिक्स किया तो एक H+ आयन रिलीज हुआ। डायाबेसिक, आपने एक मॉलिक्यूल पानी में मिक्स किया एसिड का और 2 हाइड्रोजन एटम्स निकले, नॉट एटम्स, हाइड्रोजन आयंस निकले। ट्रायाबेसिक में 3 हाइड्रोजन आयंस निकले। एग्जाम्पल था फॉस्फोरिक एसिड। और एक आपने फिर पढ़ा टेट्राबेसिक। ठीक है, टेट्राबेसिक का एग्जाम्पल था सिलिसिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H4SiO4, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व करने पे आपको 4 हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं। फिर हमने एक एक्सेप्शन देखा H3PO3, जो कि है डायाबेसिक एसिड। ऑल दो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है पर ये डायाबेसिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, पर जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्टेड है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो उसे जाने नहीं देता। इसी वजह से H3PO3 इज अ डायाबेसिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन में सबसे पहला बहुत सिंपल प्रिपरेशन है, जो भी एसिड 2 एलिमेंट से बने हैं उनको आप डायरेक्टली उन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके एसिड बना दीजिए। HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करके HCl बना दिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर किस पे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पे। जब कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो पानी में मिक्स होता है तो वो आपको एक एसिड देता है। इसी वजह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिडिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। जब ऐसे एसिडिक एनहाइड्राइड को, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, हम पानी में मिक्स करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से हुए? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इनको पानी के साथ कंबाइन किया तो आपको एसिड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ये बेसिक चीजें क्यों बताती हूँ कि मान लीजिए एग्जाम में आपको ये वाली इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आई, दैट इज SO2 + H2O वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मान लीजिए कंप्लीट करने के लिए आई, आपने देखा SO2 है, वाटर है और डैश। ठीक है, अब आप डायरेक्टली कैसे, तो डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? तो आप क्या देखेंगे, आप ये चीज याद करेंगे कि जो SO2 है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, और वो वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, इस वजह से आपको कोई एसिड फॉर्म मिलेगी। फिर उसके बाद हमने किया
ओके, तो हम NO2 पे थे। सो NO2 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड या डबल एसिड एनहाइड, राइट? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब वो वाटर से कंबाइन करता है तो एक की जगह दो एसिड्स मिलते हैं, इसीलिए उसको डबल एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। किस वजह से याद रखना है? क्योंकि वन वर्ड आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल मतलब कोई आपके जो नॉन मेटल हैं जैसे सल्फर या फॉस्फोरस, इन्हें आप कंबाइन कर दे किससे? नाइट्रिक एसिड से, दैट इज HNO3। क्यों नाइट्रिक एसिड से? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब नाइट्रिक एसिड आपके नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो वाटर और NO2 तो निकलता ही है और उसके साथ एक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, आपको ये डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी। NO2 जो गैस लिबरेट होती है उसका कलर है रेडिश ब्राउन, जो कि आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक सॉल्ट है जो कि लेस वोलेटाइल एसिड से कंबाइन करता है। ये जो लेस वोलेटाइल एसिड है ये सॉल्ट को डिस्प्लेस करके, इसका आप ऐसे समझ लीजिए NaCl है उसको डिस्प्लेस करता है कि Na तो अलग निकाल दिया, Cl अलग कर दिया, उसको डिस्प्लेस करके आपको एक नया सॉल्ट और एक मोर वोलेटाइल एसिड देता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल लेस वोलेटाइल एसिड का क्या है? H2SO4। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी नेम अ लेस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल एसिड तो आपका आंसर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो NaCl H2SO4 से कंबाइन किया। अगर तो टेम्परेचर 200 से कम है तो हाइड्रोजन उसके साथ ही रहता है और HCl आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर चला गया तो वो हाइड्रोजन भी वहां से भाग जाता है। तो क्या बना? Na2SO4 और उसके साथ HCl। वही आपका नेक्स्ट दो एग्जाम्पल में है। उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। तो बहुत सारे एसिड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और एसिड का टेस्ट होता है सावर। फिर इफेक्ट ऑन स्किन, H2SO4 स्किन को काला कर देगा, HNO3 येलो कर देगा, HCl एम्बर कलर कर देगा। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ब्लू लिथमस पेपर रेड हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाता है और फिनोल्फथलीन कलरलेस रहता है। ठीक है, नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपका इट रिमेन्स रेड, टर्मरिक में नो इफेक्ट। और जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं आपके वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। और इसके अलावा चलो तो ICSE वालों, आज के सेशन में बस इतना ही। एसिड्स बेसिस सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो स्टार्टिंग का है, एसिड्स के बेसिक्स, वो हमने बहुत अच्छे से आज कवर करे हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया रहा तो प्लीज मुझे बताओ। कैसे बताओगे? या तो यू कैन राइट मी एन ईमेल at psclassesicse@gmail.com, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने के लिए सबसे पहले आपने मान लीजिए ये पार्ट कवर किया। इस पार्ट के बाद जो अगली वीडियो है वो ऑल्टरनेट डे पे आएगी, तो एक दिन छोड़ के आएगी। तो बीच में जो आपका नेक्स्ट डे है उसमें आप आधा घंटा लगाइए, अच्छे से जो आपने वीडियो में पढ़ा है उसे याद करिए। याद करिए एज इन कि इक्वेशन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और कोई भी कंटेंट को देख के आपको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो छोटे छोटे पार्ट्स में याद करते चलोगे तो बाय द एंड ऑफ इट यू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन एसिड बेसिस सॉल्ट। तो एज आई एम गोइंग अलोंग, फॉलो माय एडवाइस एंड let's make acid bases and salts easier for you. So I am always there around. If you're still facing any doubts and concerns, please feel free to reach out and make sure that you like the video and subscribe to the channel. So that is it for today, and we'll catch up in the next session and we'll start with acids chemical reactions. Okay, so chemical activity with different compounds. So we'll start with that in the next session. Thank you so much and we'll catch up in the next one.